इस वीडियो में हम बात करेंगे फेज 2 मेन कैंपस के बारे में। अगर आपने बीएस मैथमेटिक्स, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की किसी भी फील्ड में अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, आपका जो टेस्ट होगा उसमें 3 सब्जेक्ट्स होंगे। पहला सब्जेक्ट होगा इंग्लिश का, दूसरा होगा मैथ्स का। यहाँ पर मैथ्स जो है वो आपकी फर्स्ट ईयर इंटर लेवल वाली आती है, बेसिक मैथ्स नहीं आती, जिसको आप ईकेड मैथ्स कह सकते हो। इंजीनियरिंग की मैथ्स जैसे आप एनईडी में देते हो, नस्ट में देते हो, मेरान में देते हो, तो इस लेवल का आपके पास मैथ्स आता है, फर्स्ट ईयर इंटर का मैथ्स। और तीसरा पोर्शन होता है आपके पास फिजिक्स का। अगेन फिजिक्स आपकी यहाँ पर फर्स्ट ईयर इंटर वाली ही होती है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स आपके फेज 2 मेन कैंपस इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के लिए हैं। देखो, लास्ट ईयर क्या होता था कि इंग्लिश के जो पोर्शन है उसमें 40 क्वेश्चंस आते थे, एंड देन जो मैथ्स का पोर्शन है उसमें 35 क्वेश्चंस आते थे, और फिजिक्स का जो पोर्शन है उसमें 25 क्वेश्चंस आते थे। इस दफ़ा का जो सैम्पल पेपर आया है वहाँ पर लिखा हुआ है कि इंग्लिश का 40 क्वेश्चंस का पोर्शन होगा, मैथ्स का भी 40 पोर्शन होगा क्वेश्चंस का, और जो फिजिक्स का पोर्शन है उसमें अब 20 होंगे। तो पहले मैथ्स में 35 और फिजिक्स में 25 होते थे। अब यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि इंग्लिश में भी 40 और मैथ्स में भी 40 और फिजिक्स में आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे, तो टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। अगेन इसमें भी कट ऑफ के ब्याह पर आपका जो है वो टेस्ट होता है। लास्ट ईयर कट ऑफ था इंग्लिश का 30 और मैथ्स का भी 30 और फिजिक्स का होता था 10। तो कट ऑफ के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कि कौन सा जो है वो सिलेबस हो सकता है, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें अभी हम डिटेल में कवर करेंगे। तो पहले पोर्शन को स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के साथ कि इंग्लिश में हमें क्या क्या करना चाहिए। इसके पोर्शन में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा रीडिंग कंप्रीहेंशन का। रीडिंग कंप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है कि वो आपको जो एक पैसेज देंगे और उस पैसेज से रिलेटेड 5 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेंगे। अब देखो, रीडिंग कंप्रीहेंशन में जो भी स्टोरी गिवन होगी या जो भी वर्ड्स डिफाइन होंगे उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। फॉर एग्जांपल, पैसेज में किसी भी किस्म की स्टोरी है तो उस स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, या उस पैसेज में कोई खास एंटोनोम है, सिनोनोम है, कोई वर्ड है ऐसा, उसका एंटोनोम सिनोनोम पूछ लेंगे, या उसमें कितने प्रेपोजिशंस हैं वो पूछ लेंगे। मतलब सारा कुछ पैसेज से रिलेटेड ही पूछ रहे होते हैं। तो इसके क्वेश्चंस आते हैं आपके पास 5। इसकी जो प्रिपरेशन के लिए मैंने सबसे बेस्ट देखा है वो है readtheory.com, एक वेबसाइट है। वहाँ पर जाके जो है आप रीडिंग कंप्रीहेंशन की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आपके पास IB का मैनुअल होगा, उसमें जो है शुरू में ही 9-10 जो है रीडिंग कंप्रीहेंशन की प्रैक्टिस के लिए कुछ पैसेजेस गिवन है, वहाँ पर भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन मैंने आपको बता दी, इसके 5 क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा। देखो, दूसरा सवाल आएगा आपके पास वोकेब का। वोकेब में 2 पोर्शंस आते हैं, एंटोनॉम्स और सिनोनॉम्स। एंटोनॉम्स का मतलब होता है वर्ड अपोजिट्स, इसके 5 क्वेश्चंस आते हैं, और सिनोनॉम्स का मतलब होता है वर्ड सिमिलर वर्ड्स, इनके आपके पास 5 जो है वो क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो, ये इतने ट्रिकी और क्लोज आ रहे होते हैं कि आप ढूंढ ही नहीं पाते कि कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। इतने मैच हो रहे होते हैं क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस कि आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, सारे ही आपको करेक्ट लग रहे होते हैं। एक चीज़ आप मेरी याद रखना कि आपके पास जो एंटोनोम और सिनोनोम आएगा ना, वो एक तो कंडीशन के बिहाफ पे आएगा। मतलब वो आपके सामने एक सेंटेंस लिखेंगे और उस सेंटेंस में से कोई भी एक वर्ड का वो आपसे एंटोनोम या सिनोनोम पूछेंगे। तो उस सेंटेंस का भी कॉन्टेक्स्ट आपको देखना है कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा है, तो मैं उस हिसाब से जो है वो टिक करूँ ऑप्शन को। एक चीज़ आप याद रखना, एंटोनोम्स और सिनोनोम्स में क्या होगा, 3 ऑप्शंस आपके सामने ऐसे रखे जाएंगे जो बिल्कुल ही सेम मैच हो रहे होंगे, जिन तीनों में कोई ना कोई चीज़ कॉमन हो रही होगी। लेकिन एक ऑप्शन ऐसा ज़रूर देते हैं जो उन 3 से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उन 3 में मैच नहीं हो रहा होता। तो वो ये आपको एक हिंट दे रहे होते हैं कि यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। कभी कभी नहीं भी होता, लेकिन ज़्यादातर जो देखा गया है कि 3 ऑप्शंस बिल्कुल ही मैच हो रहे होते हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन एक ऐसा ज़रूर होता है जो मतलब उन 3 से रिलेटेड नहीं होता। तो वहाँ पर आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई ये एक ऑप्शन सही हो सकता है, तो आप उस चीज़ के लिए जा सकते हो। तो एंटोनॉम्स आएंगे आपके पास 5 और सिनोनॉम्स आएंगे आपके पास 5। ये आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इसका कोई खास बुक नहीं है, और यही पढ़ के आपकी इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो ये आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर लो, आपकी इंशाल्लाह प्रिपरेशन हो जाएगी। आप टाइम दो एंटोनोम और सिनोनोम्स को। आई नो ऑप्शंस, या फिर आप ये कह लो कि कोई भी टेस्ट देने जाते हो, आपने जो भी पढ़ा होता है वो आ ही नहीं आ रहा होता, तो आप क्या करो, जस्ट टाइम दो इन टॉपिक्स को, एंटोनोम और सिनोनोम बस याद करते जाओ। एवं कोई बुक उठा लो और टाइम दो, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। 10 में से 3-4 तो सही हो जाएंगे, 5 से सही हो जाएंगे अगर ज़्यादा टाइम दिया है। तो ये होगा आपके पास एंटोनोम और सिनोनोम्स। इंग्लिश के पोर्शन में तीसरा क्वेश्चन आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप जो है गूगल से कोई एक PDF डाउनलोड कर लो या कोई बुक भी देख लो। एक बुक है कारवान सीरीज़ का एप्टीट्यूड बुक, वो ही खरीद कर लो, वही आपको जो है काम आएगा, वो बाय कर लो। तो उसमें भी काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, तकरीबन सभी टॉपिक्स ग्रामर की कवर हो जाएंगे उसमें।
तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वहाँ पर अच्छे खासे तकरीबन सारे एमसीक्यूज गिवन है सब रूल्स के, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर लो। आप पहले जो है गूगल पर जाके जो है इनके 25-30 रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, ये पढ़ लो, उसके बाद उसके एमसीक्यूज को सॉल्व कर लो। आईबी के मैनुअल में भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस हैं, तो उसको भी देख लेना, ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके भी कोई टफ नहीं आ रहे होते, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपसे कोई बस 5 क्वेश्चंस होते हैं और सिंपल ही पूछ रहे होते हैं, मतलब कोई खास लेवल के बड़े बड़े नहीं पूछ रहे होते, सिंपल एक ही लाइन में आ रहे होते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा जो है वहाँ पर वर्ब आएगा। तो ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, इसके बारे में कोई टेंशन नहीं लेना। 5 में से तुक्का लगा के भी 2-3 सही हो ही जाते हैं, तो टेंशन ना लेना। तो ये आप अच्छे से इसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हो। इंग्लिश के पोर्शन में जो चौथा क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपके पास एरर डिटेक्शन का। देखो एरर डिटेक्शन कहीं ना कहीं एक लिंक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और दूसरे ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं। देखो एरर डिटेक्शन में क्या होगा, आपके पास 5 क्वेश्चन आएंगे अगेन, और आपको कोई ना कोई एक एरर लाजमी दिया जाएगा और वो आपको डिटेक्ट करना है। कभी कभी नो एरर का भी ऑप्शन होता है कि इसमें कोई एरर नहीं हो, आपको सेंटेंस सही लग रहा है तो आपको नो एरर पर टिक करना है, लेकिन कहीं ना कहीं एरर लाजमी होता है। तो एरर प्रेपोजिशन में भी आ सकता है, वर्ब में भी आ सकता है, किसी ग्रामर की और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ सकता है, तो एरर ही फाइंड करते हो आप एरर डिटेक्शन में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज़ में एरर है, ऐसा ना हो कि एरर किसी और में हो, टिक किसी और को करके आओ। तो ये चीज़ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगेन मैं रिकमेंड करूँगा एप्टीट्यूड बुक कारवान सीरीज़ का, उसमें अच्छे से एरर डिटेक्शन के भी क्वेश्चन हैं, तकरीबन ग्रामर के उसमें सभी टॉपिक्स हैं, तो वो एक बाय कर लो ना, अच्छी प्रिपरेशन हो ही जाती है। और अगेन आईबीए के मैनुअल में एरर डिटेक्शन के 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस गिवन है प्रैक्टिस के लिए, वहाँ से पढ़ लो। लेकिन पहले तकरीबन ग्रामर की सारी टॉपिक्स कवर कर लो, उसके एंड में जाके एरर डिटेक्शन के बारे में पढ़ा करो, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चंस, अगेन ये भी टफ नहीं आ रहे होते, या तो प्रेपोजिशन में एरर होता है, या वर्ब में होता है, या कोई नाउन प्रोनाउन, या कोई ये से ये स्टिल इस टाइम के कुछ टेंस में भी एरर हो सकता है कभी कभी, तो यही एरर डिटेक्शन में आ रहा होता है। तो इसकी भी टेंशन नहीं लेनी खास, बस प्रिपरेशन करते जाओ, टाइम दो सब टॉपिक्स को, आपका अच्छा पेपर हो जाएगा। जब आप टाइम दोगे ना टॉपिक, तो आपके पास जो आप गिवन दैट अगर आपके पास टेस्ट में नहीं भी हो रहा ना, तो आपका तुक्का भी लग जाता है। वाई? क्योंकि आपने उस टॉपिक को टाइम दिया होता है। तो टाइम का रिजल्ट मैंने नोट किया, आपको ज़रूर कुदरत देती है, तो ये चीज़ आपको याद करनी है। इंग्लिश के पोर्शन में जो 5th क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, वो होता है प्रेपोजिशंस का। देखो प्रेपोजिशंस आपने ग्रामर में पढ़े होंगे। प्रेपोजिशंस कुछ क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, मतलब कि किसी भी कंडीशन में वर्ब यूज़ हो रहा हो, कोई भी चीज़ हो यूज़ हो रही हो, उसके साथ प्रेपोजिशन एक फिक्स होता है। लेकिन कुछ प्रेपोजिशन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि उसके आगे अगर नाउन लगा है, एडजेक्टिव लगा है, या कोई एक और चीज़ लगी है, तो उस पर जो है वो ये प्रेपोजिशन आएगा। तो जैसे एट हो गया, आन हो गया, इन हो गया, बाय हो गया, फ्राम हो गया, ये सब आपके प्रेपोजिशंस हैं। प्रेपोजिशंस भी आपके इतने टफ नहीं आ रहे होते। अगेन प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखो ये चीज़ें मतलब आप ये कह लो अनलिमिटेड है, मतलब आप कितना ही पढ़ोगे, तो इसका जो हल होता है ना वो प्रैक्टिस ही होता है। आप प्रैक्टिस करते जाओ तो आपका एक माइंड में सेंस बन जाता है, आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो अंडरस्टैंडिंग ही आपको काम आती है इंग्लिश के पेपर में। और कुछ पेपर नहीं होता इंग्लिश का, जस्ट अंडरस्टैंडिंग होती है, और वो अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आती है, प्रैक्टिस से। तो प्रेपोजिशंस के भी अगेन 5 क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस करो, अगेन आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। टफ नहीं आते इतने, सिंपल बेसिक आ रहे होते हैं। आप अगेन एप्टीट्यूड का बुक पढ़ लो, हो जाएगा कवर, या आप आईबीए के मैनुअल को भी देखो, वहाँ पर भी प्रेपोजिशन अच्छे से गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 इंग्लिश के पोर्शन में आता है टेंसेस से रिलेटेड। देखो टेंसेस से 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, 2 किस्म के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक हो सकता है कि आपके सामने किसी भी सेंटेंस को किसी भी टेंस में लिख देंगे और पूछेंगे कि बताओ इसमें सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज़ है, या फिर ये सेंटेंस जो है किस टेंस में लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि भाई ये प्रेजेंट में लिखा हुआ है, फ्यूचर में लिखा हुआ है, कंटिन्यूस में लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट में लिखा हुआ है। तो आपको टेंसेस आते होंगे तो आपको आइडेंटिफाई आप अच्छे से कर सकते हो कि ये सेंटेंस जो है वो किस टेंस में लिखा हुआ है। तो एक इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है टेंसेस में। दूसरा आ सकता है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। देखो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में क्या होता है कि पहले क्लास में सेंटेंस के 2 क्लासेस होते हैं, तो पहले क्लास में कौन सा टेंस लगेगा, अगर पहले क्लास में ये वाला टेंस है तो दूसरे क्लास में कौन सा टेंस लगेगा। ये आपने चीज़ें ऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी भी होंगी जब आपने इंग्लिश की प्रिपरेशन की होगी। तो उसमें आपके पास एक टॉपिक आता है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। तो ये चीज़ आपको ध्यान से कवर करनी है और लाजमी कवर करनी है। इसका एक क्वेश्चन लाजमी आता है कि भाई पहले क्लास में अगर पास्ट का टेंस है तो दूसरे में कौन सा लगेगा, पहले में अगर फ्यूचर का है तो दूसरे में कौन सा लगेगा। तो ये चीज़ आपको याद से पढ़नी है। तो टेंसेस से रिलेटेड यही क्वेश्चंस आ रहे होते हैं और इससे भी आपके पास 5 क्वेश्चंस आते हैं। अगेन एप्टीट्यूड के कारवान सीरीज़ के बुक में अच्छे से ये डिफाइन है, तो आप वहाँ पर कर दो।
या फिर यूट्यूब पर या गूगल पर कहीं ऑनलाइन प्रैक्टिस करते रहो, मतलब फारिग ना बैठो, पढ़ते ज़रूर रहो। टॉपिक्स आपको पता होना हो, पढ़ते ज़रूर रहो। टॉपिक्स तो मैं अभी आपको क्लियर करके बता भी दे रहा हूँ ना कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के आएंगे, कितने आएंगे। जब ये चीज़ें आपको पता भी हैं तो फिर तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए ना। तो अगेन इसको भी टाइम दो, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। और कोई टफ नहीं आ रहे होते, प्रेजेंट सिंपल से रिलेटेड कोई पूछ रहे होते हैं, या कोई आप ये कह लो परफेक्ट से रिलेटेड कोई हैबिचुअल टेंस पूछ रहे होते हैं, तो यही होता है आपके पास टेंसेज में, और आप इसको भी आसानी से कर सकते हो। इंग्लिश के पोर्शन में जो आखिरी क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा होता है, वो आ रहा होता है डिफरेंट ग्रामर से। मतलब ये कोई फिक्स नहीं होता कि क्या आएगा। कभी कभी क्या आता है कि आपके पास जो है पेयर वर्ड्स आ रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ़ैन हो गया, फ़ैन का एक मतलब होता है पंखा, दूसरा फ़ैन का मतलब होता है जैसे किसी भी सेलिब्रिटी के फैंस होते हैं, उसके चाहने वाले होते हैं। तो ये देखो दोनों वर्ड सेम है, इनको हम कहते हैं पेयर वर्ड्स। तो पेयर वर्ड्स की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है, ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके आने का। स्पेलिंग्स आ सकती हैं, या फिर आप ये कह लो कि कोई स्ट्रक्चर आ सकते हैं। ये चीज़ आप याद रखना, ग्रामर के स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए। लाइक नो सूनर वाला हो गया आपका, आल्दो का हो गया, आपके पास जो है वो सिंस फार वाली चीज़ें हो गई, या कोई भी और चीज़ें, या पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी थोड़ा सा देख लेना। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि ये वर्ड कौन सा इसमें यूज़ हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच इस सेंटेंस में, तो ये चीज़ भी आप अच्छे से पढ़ लेना। जो IBA का मैनुअल है ना इंग्लिश का, शायद इस साल तो चेंज नहीं किया इन्होंने, लेकिन इंग्लिश का जो पुराना मैनुअल है ना, या आप ये कह लो इस साल वाला, उसमें अच्छे से कुछ स्ट्रक्चर्स गिवन है, लाइक अल टुगेदर, आल्सो, एंड। अगर ये सब चीज़ें एक ही सेंटेंस में आ रही हैं तो इनको अरेंज कैसे करना है, इसका स्ट्रक्चर क्या बनाना है। ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, ये चीज़ आप लाजमी पढ़ना। IBA के इंग्लिश के मैनुअल में मिलेंगी, वहाँ से लाजमी क्वेश्चन 1 ना 2 ज़रूर आ रहा होता है। तो ये चीज़ आप वहाँ पर स्ट्रक्चर्स लाजमी पढ़ लेना। लाइक लेस्ट का हो गया, शुड का हो गया, ये सब स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए, तभी जाके जो है आपका इंग्लिश का पोर्शन अच्छा भी होगा और इनसे क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। पेयर वर्ड्स को भी पढ़ लेना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ सकता है, तो ये भी देख लेना थोड़ा सा। और सेंटेंस कंप्लीशन के लिए कुछ भी वर्ड्स दे रहे होते हैं कि बताओ इसमें कौन सा जो है वो ज़्यादा सुइटेबल है वर्ड, इससे भी रिलेटेड यही आ रहा होता है। इंग्लिश का तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि किस तरह जो क्वेश्चंस आएंगी और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इंग्लिश के पोर्शन के लिए। देखो सबसे पहले वो आपको इंग्लिश का पोर्शन देंगे जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे, ये सारे जो मैंने बताए, और 40 मिनट से दिए जाएंगे। तो देखो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आपका जो पहला क्वेश्चन होता है रीडिंग कंप्रीहेंशन का, उसको छोड़ दो, उसको देखो ही मत, अभी उसको छोड़ दो। आप सीधा चले जाओ वोकेब पर, एंटोनोम्स और सिनोनोम्स पर। अगर आपको वो आ रहे हैं, चाहे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, कितने भी आ रहे हैं, वो आप अटेम्प्ट कर लो। याद रहे 100% अगर श्योर हो ना तभी अटेम्प्ट करना, तो वो आप पहले अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या आप ये कह लो कि एरर डिटेक्शन, प्रीपोजिशन, दूसरे जो भी पोर्शन हैं उन सब में से कोई भी रेंडमली कर सकते हो। रीडिंग कंप्रीहेंशन को छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ एंटोनोम सही कर लिए, सिनोनोम, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, टेंसेस, ये आपने कर लिया। अब आप क्या करो, पहले कट ऑफ को देखो। देखो कट ऑफ मैंने पहले भी बताया था, कट ऑफ आपका यहाँ कैसे बनता है। देखो अगर आपने ब्लैंक, इसका मतलब है आपने अगर कोई MCQ छोड़ दिया है, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो उसका ना आपसे वास्ता है, ना IBA से वास्ता है, ना ही कट ऑफ से वास्ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक करेक्ट किया है, अगर आपने एक क्वेश्चन करेक्ट किया है, तो अब आपको इसको स्कोर मिलेगा, वो मिलेगा 4। अगर आपने एक क्वेश्चन करेक्ट किया तो आपको स्कोर मिलेगा 4। अब अगर आपने एक इनकरेक्ट किया, क्योंकि IBA में नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर आपने एक इनकरेक्ट किया तो अब आपका एक -1 हो जाएगा स्कोर। याद रहे इस स्कोर से ये -1 हो जाएगा। अब देखो लास्ट, इसको हम कहते हैं कट ऑफ, और ब्लैंक से हमारा ना वास्ता है ना उनका वास्ता है। कट ऑफ आपका बनता है सिर्फ करेक्ट और इनकरेक्ट से। लास्ट ईयर जो इंग्लिश के सब्जेक्ट पास करने का कट ऑफ था ना, वो था 30, सिर्फ और सिर्फ 30 स्कोर होना चाहिए। 30 स्कोर कट ऑफ होना चाहिए इंग्लिश में, आपका सब्जेक्ट पास होगा इंग्लिश का। क्योंकि टेस्ट को पास करने के लिए चारों पोर्शंस पास होने चाहिए, अदरवाइज टेस्ट पास नहीं होता। अगर किसी एक में भी रह गए तो टेस्ट फेल है, चाहे दूसरे में कितना ही स्कोर हो। तो इंग्लिश का कट ऑफ पास करने के लिए, इंग्लिश का सब्जेक्ट पास करने के लिए लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो था सिर्फ और सिर्फ 30। देखो 30 कैसे बनता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो 40 इंग्लिश के क्वेश्चंस थे, उसमें से आपने 10 क्वेश्चंस छोड़ दिए, मतलब कि उनको ब्लैंक रख दिया। मतलब वो आपने, क्या पता आपको डाउट हो या आपको आ ही नहीं रहा, आपने छोड़ दिया। और आपने जो है 15 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, सही है, 15 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, और 15 क्वेश्चन को आपने इनकरेक्ट कर दिया गलती से। जाहिर सी बात है गलती से करेक्ट इनकरेक्ट होगा।
तो देखो 40 में से 10 आपने छोड़ दिए, 15 आपने सही किए, 15 आपने गलत किए। इसको मैं 15 लिख देता हूँ। तो देखो आपके 40 भी बन रहे हैं। अब आपका कट ऑफ कैसे बनेगा, इंग्लिश का स्कोर कैसे बनेगा? देखो ब्लैंक का कोई वास्ता नहीं, तो ब्लैंक तो आपके गए। तो अब इसका मतलब है करेक्ट और इनकरेक्ट, मतलब कि इन 30 क्वेश्चन में से आपका कट ऑफ बनेगा। देखो अब आपको पता है एक करेक्ट करने पर मुझे 4 स्कोर मिलता है, तो इसका मतलब है अगर मैंने 15 करेक्ट किए हैं तो मुझे स्कोर मिलेगा 60। ओके, 15 करेक्ट करने पर मुझे 60 का स्कोर मिला। अब जो मैंने गलत किए हैं ना वो उस स्कोर से माइनस हो जाएंगे। इसका मतलब है 60 से 15 माइनस हो जाएंगे, क्योंकि मैंने 15 इनकरेक्ट किए हैं। तो देखो 60 से जब आप 15 को माइनस करोगे तो आपके पास कट ऑफ बनेगा 45। इसका मतलब है आपने जो टोटल स्कोर किया है इंग्लिश में वो किया है 45। तो देखो इंग्लिश का अगर लास्ट ईयर के हिसाब से आ रहा है, लेकिन चांस है कि इस दफ़ा 40 हो या 35 हो। लास्ट ईयर जस्ट स्कोर था 30 और देखो इसमें हम कर रहे हैं तो 55 स्कोर बन रहा है। तो देखो इस तरीके से ही आप कट ऑफ को पास करोगे। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने डस्टर पता नहीं कहाँ रख दिया। देखो फॉर एग्जांपल एक और मिसाल ले लेते हैं, इसी को कर देते हैं, ये मैं थोड़ा सा मिटा दूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्टूडेंट है जिसने सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चंस करेक्ट किए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक स्टूडेंट है, उसने इंग्लिश में 40 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ करेक्ट किए और उसके 2 क्वेश्चंस गलती से, या फिर आप ये कह लो 3 क्वेश्चंस गलती से गलत हो गए। अब देखो 8 उसने करेक्ट किए और 3 उसके गलत हो गए, तो जाहिर सी बात है कितने बचेंगे? 29 मेरे ख्याल से, और उसने 29 छोड़ दिए। फॉर एग्जाम्पल एक अजीम कर लेते हैं, 40 में से 29 उसने क्वेश्चन छोड़ दिए, 8 उसने करेक्ट किए और 3 को उसने इनकरेक्ट कर लिए, गलती से हो गए होंगे, जाहिर सी बात है। तो देखो एक जो ब्लैंक रह गए उनका हमसे वास्ता नहीं है। जो 8 करेक्ट थे, एक करेक्ट पे आपको 4 स्कोर मिल रहा है। इसका मतलब है 8 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास स्कोर बनता है 32। सही है। अब उसने 3 जो गलत किए हैं वो स्कोर से माइनस हो जाएंगे, तो इसका मतलब है 32 से 3 माइनस हो जाएगा, तो कट ऑफ कितना बचेगा? 29। तो अब अगर लास्ट ईयर के हिसाब से देखो तो इसका मतलब है ये बच्चा इंग्लिश के पोर्शन में फेल है। सही है, वो पास नहीं है, वो फेल हो गया। अगेन अगर मैं इसी को थोड़ा सा चेंज कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, किसी बच्चे ने जो है फॉर एग्जाम्पल 20 छोड़ दिए। सही है, मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं 40 के 40 आ रहे हैं तो आप करो। 20 उसने छोड़ दिए, करेक्ट उसने किए फॉर एग्जाम्पल 10। सही है, और उसके 10 इनकरेक्ट हो गए। तो देखो जो छोड़ दिए कोई वास्ता नहीं, 10 करेक्ट किए, एक करेक्ट करने पर 4 स्कोर, इसका मतलब है 10 पर हमें स्कोर मिलेगा 40 स्कोर बन गया। अब जो इसने गलत किए हैं वो स्कोर से माइनस हो जाएंगे, तो 40 से आपके 10 इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब 10 माइनस होगा, तो आपका 30 स्कोर बन रहा है। तो देखो 30 पर ये पास हो गया। तो देखो सिर्फ और सिर्फ 10 करेक्ट करने पर भी आपका कट ऑफ बन रहा है, लेकिन शर्त रहे कि इनकरेक्ट को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है टेस्ट में बैठे, आपने देखा कि मैंने जो है वो 15 क्वेश्चंस एग्जैक्टली करेक्ट कर लिए हैं, आपको 100% श्योर है, तो इसका मतलब है आपके पास 60 स्कोर बन गया है। अभी भी आपने सिर्फ और सिर्फ 15 किए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लग तो यही रहा है ना कि 15 सही हो सकता है 10 सही हो, तो फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो 15 किए हैं और आपको पता है कि 15 में से 10 तो सही होंगे ही होंगे, आपको 1000% श्योरिटी है। तो अब आप क्या करो, इसमें से 5 या 10 क्वेश्चंस मजीद जो है वो कर लो अपने हिसाब से, तुक्के पर भी, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर 10 क्वेश्चंस भी और करोगे और वो गलत हो गए तो 60 में से ही वो माइनस होगा। तो अगर 60 में से 10 मजीद इनकरेक्ट भी हो गए तो तब भी कट ऑफ आपका 50 आ रहा है। तो देखो ज़्यादा चांसेस हैं टेस्ट पास करने का। हो सकता है इस दफ़ा कट ऑफ 35 हो, 30 आप ये कह लो कि 40 हो या 45 हो, ज़्यादातर चांस है 35 या 40 का। तो आपको ये थोड़ा सा कट ऑफ को मद्देनज़र रख के ही टेस्ट को पास करना होगा, टेस्ट को करना होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, तो कट ऑफ को देखकर अगर आपके पास एक गुंजाइश रह गई है कि मैं मज़ीद क्वेश्चन करूँ, अब देखो जैसे मैंने ग्रैंड टेस्ट लिया था ना, उसमें क्या था, किसी बच्चे ने किए ही सिर्फ 8 क्वेश्चंस करेक्ट हैं। अब देखो करेक्ट ही आपने 8 किए तो आपका तब भी स्कोर बनता है 84, इसका मतलब 32 बनता है। अब देखो 40 मैंने रखा था पासिंग, तो 32 में तो पास ही नहीं हो रहा ना, दूसरे छोड़ भी क्यों रहे हो और इनकरेक्ट भी कर रहे हो। तो पहले तो आप कम से कम जितना कट ऑफ का स्कोर है उस हिसाब से करेक्ट तो कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर कट ऑफ 30 आ रहा है तो और आपने 8 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, तो इसका मतलब है 8 × 4 32 आपका स्कोर है।
अब आपके पास गुंजाइश है कि आप 2 गलत कर सकते हो, तो इसका मतलब है जब 2 फॉर एग्जाम्पल आपने गलत कर भी लिए तब भी आपके पास 30 आ रहा है ना, तो कट ऑफ को आपने ध्यान से रखना है। तभी मैं कह रहा हूँ कि पहले आप एंटोनोम सिनोनोम ये सारी चीज़ें कर लो, अगर आपके पास गुंजाइश रहती है आप वहाँ पर ये चीज़ें भी काउंट कर लेना कि वाकई हो रहा है। टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, ये लोग कह रहे होते हैं कि टाइम सर थोड़ा है, इंग्लिश में ये मैथ्स में टाइम आपका हो जाता है, वो पेपर ही इस तरीके का बनाते हैं कि टाइम आपका हो जाता है, बिल्कुल सेव होता है, मैं तो कहता हूँ। तो कट ऑफ को थोड़ा साइड में माइंड में लेके चलना और उस हिसाब से टेस्ट को अटेम्प्ट करना। तो 20 क्वेश्चंस करने वाला भी पास हो सकता है, 5 क्वेश्चंस करने वाला भी 5 वाला तो नहीं, 10 वाला भी पास हो सकता है, 8 वाला भी पास हो सकता है, शर्त है कि उसका कट ऑफ अच्छा हो। तो कट ऑफ कैसे बनता है? ब्लैंक से हमारा वास्ता नहीं है, जो छोड़ दिया, एक करेक्ट करने पर 4 स्कोर और एक इनकरेक्ट करने पर -1 स्कोर, और लास्ट ईयर जो पासिंग था इंग्लिश का वो था 30। तो देखो कितना आसान है, अगर आपने 8 सही किए हैं ना और बाकी के 32 छोड़ भी दिए तो इसका मतलब है अब तभी पास हो, शर्त है कि नेगेटिव ना हो। तो इस हिसाब से आप अपना माइंड बना के टेस्ट कीजिएगा। तो ये है आपका इंग्लिश का पोर्शन। दूसरे पोर्शन मैथ्स की बात करते हैं। देखो आपके जो मैथ्स के पोर्शन में वो बेसिक मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती, वर्ड प्रॉब्लम्स, परसेंटेज, फ्रैक्शंस, ये सब चीज़ें नहीं होती, आपके पास होती हैं फर्स्ट ईयर और इंटर की मैथ्स। तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ है कि अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से भी प्रिपरेशन कर रहे हो या आपने अभी अभी रिसेंटली फर्स्ट ईयर इंटर किया है तो आपको ये मैथ्स करने में आसानी होगी। और ये बहुत ईजी लगती है काफ़ी बच्चों की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है उन्होंने रिसेंटली फर्स्ट ईयर इंटर पढ़ी होती है। बेसिक बहुत से लोगों की अच्छी नहीं होती, ना ही हमारे बुक्स इतने एडवांस्ड हैं। तो इसीलिए ये फेज़ 2 आप खुश नसीब हो कि आपके पास जो है वो इंजीनियरिंग का मैथ्स है। तो देखो इंजीनियरिंग के मैथ्स में आप फर्स्ट ईयर इंटर का मैथ्स पढ़ोगे, जिसको आप ईकेड का मैथ्स भी कहते हो। अगेन सेम पैटर्न होता है कि आपके पास जो है वो इस दफ़ा जो है 40 क्वेश्चन आएंगे। मैं भी 35 ही हूँ, पता नहीं, क्योंकि जो सैम्पल पेपर है उसमें 40 लिखा हुआ है मैथ्स का, तो आप 40 को ही कंसीडर करें। देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताता हूँ जो फर्स्ट ईयर इंटर में है और आपको वही फॉलो करने हैं, तो आप आसानी से कट ऑफ पास कर सकते हो। कट ऑफ मैंने आपको इंग्लिश के पोर्शन में समझाया कैसे होगा, सेम गोज फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स एज वेल। तो अगर हम बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स का जो पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो है नंबर सिस्टम। देखो नंबर सिस्टम में अब मैं ये जो भी बातें करूंगा ना वो सब चैप्टर बाय चैप्टर बात करूंगा और उनको आप डीप में डिटेल में खुद जानोगे कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उनको आप डिटेल में खुद पढ़ोगे। तो नंबर सिस्टम में आपके पास आते हैं रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इनको आप डिटेल में देखोगे। ये आपका फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, ये पहले मैं आपको फर्स्ट ईयर का बताता हूँ, उसके बाद इंटर का। तो ये सब चैप्टर्स आपके लिए ज़रूरी हैं ताकि आप आसानी से पास कर सको। तो रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर ये एक नंबर सिस्टम चैप्टर है क्लास फर्स्ट ईयर में, तो आप उसको देखकर कर सकते हो। दूसरा मैंने चैप्टर रखा है सेट्स एंड ग्रुप्स का। ग्रुप्स को मैंने सेट्स के साथ इसलिए साथ रखा है क्योंकि सेट्स में ही काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है और सब चीज़ें मिली होती हैं, सिमिलर भी होती हैं, काफ़ी एक दूसरे से रिलेट भी करती हैं। तो ये चीज़ें आप एक साथ पढ़ना, सेट्स और ग्रुप्स। अब अगेन देखो सेट्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सब सेट, प्रॉपर सेट, डी मॉर्गन लॉ, ये सब चीज़ें आप खुद पढ़ोगे डिटेल में, मैं आपको चैप्टर्स के नाम बता रहा हूँ। उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, अगेन मैट्रिसेस के टाइप्स, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़, क्रेमर रूल, ये सब जो भी चीज़ें होती हैं, मैट्रिसेस रूल, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसका लाजमी 1 या 2 MCQs आता है। इक्वेशंस लाइक लीनियर इक्वेशंस हो गई, आपकी क्वाड्रेटिक हो गई, क्यूबिक हो गई, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। टाइप ऑफ इक्वेशंस होती हैं, कैसे सॉल्व की जाए, कौन सी इक्वेशन, एलिमिनेशन इसी में ही आता है, तो वो भी आपको कवर करना चाहिए। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, अगेन एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ना सिर्फ मैथ्स के लिए बल्कि आपके लिए जो है जो दूसरी टेस्ट होती है। इवन दैट अगर आप सीक्वेंस और सीरीज का अच्छा पोर्शन करते हो ना तो आपका IQ का भी पोर्शन अच्छा हो जाता है जब आप कहीं और टेस्ट भी देते हो, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ IQ भी साथ ले रही होती हैं। तो सीक्वेंस और सीरीज को आप अच्छे से लेके चलना, यहाँ पर भी काम आएगा और जब अगर आप कहीं और भी अप्लाई करोगे वहाँ पर भी काम आएगा। उसके बाद परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी, अगेन फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको ये लाजमी पढ़ना होगा। मैथमेटिकल इंडक्शन जिसमें बायनोमल थ्योरम आता है, आपके पास बायनोमल सीरीज आती है, तो ये चीज़ें आपको लाजमी करनी है, इसका एक क्वेश्चन तो लाजमी आपको दिखेगा। ट्रिग्नोमेट्री, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ्स हो गए, इन्वर्स हो गया, ये सब चीज़ें फंडामेंटल सब कुछ आप जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में क्लियर करोगे। ये भी फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, इसमें एंड में जो भी 3-4 चैप्टर्स हैं फर्स्ट ईयर में वो सारे ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड हैं, तो ये लाजमी पढ़ना। ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन को बिल्कुल भी मत छोड़ना, ये लाजमी पढ़ना। अगर हम बात करते हैं इंटर के मैथ्स की, तो इंटर के मैथ्स में सबसे ज़्यादा जो लाजमी पोर्शन होता है इसमें फंक्शंस एंड लिमिट्स का। फंक्शंस आपके बाकायदा क्लियर होने चाहिए, फंक्शंस के लाजमी 2-3 क्वेश्चंस होते हैं, इसकी एप्लीकेशंस होती हैं, ये हर जगह यूज़ हो रहा होता है, तो फंक्शंस को आप डिटेल में पढ़ना। अच्छा, एनालिटिकल ज्योमेट्री जिसमें आप कह सकते हो कि इंटर का पोर्शन है, स्ट्रेट लाइन और इक्वेशंस। एनालिटिकल ज्योमेट्री भी बहुत ज़्यादा आती है, लाइक स्लोप्स हो गए, फार्मूलाज हो गए, ये सब चीज़ आपको याद से क्रैक करनी है, अच्छे से पढ़नी है बल्कि।
अच्छा, डिफ्रेंसिएशन ये एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है और इंटीग्रेशन भी। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ जो है वो काफ़ी रिलेटिव हैं, थोड़ी बहुत जो हैं वो अपोजिट में ही चल रही होती हैं, लेकिन ये बाकायदा आपको क्लियर करनी है। अगर आप सैम्पल पेपर में देखोगे ना तो सिर्फ जो है वो डिफ्रेंसिएशन और कैलकुलस के बारे में उन्होंने दिया हुआ है कि भाई ये जो है आपका सैम्पल पेपर इस तरह है तो आपका टेस्ट इस तरह आएगा। तो कैलकुलस का पोर्शन लाजमी इंपॉर्टेंट है, लाइक इंटीग्रेशन, इनकी एप्लीकेशन से सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और डिफ्रेंसिएशन भी की डेरिवेशन कैसे निकालते हैं कांस्टेंट की और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की, ये सब चीज़ें आपको लाजमी क्लियर करनी है। बाकायदा डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तभी काम बनेगा, बाकी ऐसे तुक्का मार के गए तो वहाँ पर बड़े कन्फ्यूज़ हो जाओगे, क्योंकि ये एक ईजी चीज़ नहीं है, ईजी चीज़ नहीं है बिल्कुल ही कैलकुलस को पढ़ना आसानी से। उसके बाद कॉनिक सेक्शन, देखो कॉनिक सेक्शन में आपके पास 4 एलिमेंट्स आएंगे, सर्किल हो गया, हाइपरबोला हो गया, पैराबोला हो गया और एलिप्स हो गया। तो सबको पढ़ना है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कॉनिक सेक्शन को लाजमी देखना, खास करके सर्किल को भी लाजमी देखना, पैराबोला को भी लाजमी देखना, ये दो तो लाजमी देखने ही जाना, क्योंकि कॉनिक सेक्शन से भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं भी आता, लेकिन रिस्क नहीं लेना, थोड़ा बहुत पढ़ के जाना, लाइक इनके फार्मूला क्या कहते हैं वर्टाइसेस ETC, ये सब चीज़ें देख लेना। अच्छा जी, वेक्टर्स अगेन इंटर का चैप्टर है तो वेक्टर्स को भी देख लेना, और फिजिक्स के लिए भी काम आ जाएगा वेक्टर्स, तो ज़रूरी इसको देख लेना, फिजिक्स के लिए एडवांटेज हो जाएगा और मैथ्स के लिए भी। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग, ये जो अभी न्यू बुक आया है मैथ्स का, शायद वो आपके बैच में तो ना यूज़ किया जाए टेस्ट के लिए क्योंकि ये अभी आया है, लेकिन थोड़ा सा इसको देख लेना, खास करके लीनियर इनइक्वालिटीज़ को, वो चाहे फेज़ 1 हो फेज़ 2 हो, वो लाजमी आता है, उसको भी थोड़ा बहुत देख लेना। लीनियर प्रोग्रामिंग चाहे तो छोड़ देना, बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो लाजमी करके जाना, कम से कम कुछ चैप्टर्स तो करके जाना कि आपका कट ऑफ हो जाए, क्योंकि कट ऑफ ही पास करना है, कोई टॉप नहीं करना है यहाँ पर आपको। तो इसी तरह आपको जो है वो मैथ्स का पोर्शन करना है, ये टॉपिक्स लाजमी है, इनको डिटेल में अच्छे से पढ़ें। अभी भी फेज़ 2 वालों के लिए टाइम है काफ़ी, जो है 18 जुलाई दूर है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। कुछ इंग्लिश को टाइम दो, कुछ मैथ्स को टाइम दो, कुछ फिजिक्स को टाइम दो, 3 सब्जेक्ट्स हैं पास करने हैं, आपका आसानी से टेस्ट जो है वो हो जाता है, और ये फेज़ 1 से ईजी होता है क्रैक करना। तो ये होता है आपका मैथ्स का पोर्शन। अच्छा, टेस्ट में जो तीसरा पोर्शन आता है वो होता है फिजिक्स का। अगेन फिजिक्स भी एक अच्छी खासी आ रही होती है, लेकिन इसका कट ऑफ जो है वो बिल्कुल ईजी होता है। लास्ट ईयर इसका कट ऑफ था 10, तो हो सकता है इस दफ़ा भी सेम ही हो, तो टेंशन नहीं लेना, अच्छे से पढ़ना, कुछ चैप्टर्स ही पढ़ के जाना ताकि बस एक जो है वो कट ऑफ पास हो जाए, क्योंकि फिजिक्स में कैलकुलेशन वाले खास करके क्वेश्चन नहीं आते, ज़्यादातर मेमोराइजेशन, लाइक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेना, थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेना, ये सब चीज़ें मैं अभी आपको चैप्टर्स भी बता रहा हूँ तो देख लेना। देखो बेसिक्स तो आपको पता होने चाहिए, लाइक फिजिक्स की डेफिनेशन, उससे रिलेटेड जो भी यूनिट्स होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, क्वांटिटीज़ होती हैं, ये सब चीज़ें बेसिक वाली तो आपको आनी चाहिए फिजिक्स में। उसके बाद स्केलर्स एंड वेक्टर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये तो आपको लाजमी आना ही चाहिए। टार्क, एंगुलर मोमेंटम, इक्विलिब्रियम, टेंशन एंड स्ट्रिंग, ग्रेविटेशन, ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं ना, इनको आप थोड़ा सा डिटेल में लाजमी पढ़ के जाना, क्योंकि कहीं नहीं पता, डायमेंशन भी पूछ सकते हैं, इसका यूनिट पूछ सकते हैं, या कुछ और फार्मूला, कोई डेफिनेशन, कोई कॉन्सेप्ट, तो ये सब चीज़ें लाजमी पढ़ के जाना। मोशन इन 2 डायमेंशन, लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ये पढ़ के जाना। न्यूटन के लॉस को भी थोड़ा सा देख के जाना, वर्क और पावर एनर्जी को भी देख के जाना, वेव मोशन और साउंड को भी देखते जाना। साउंड को लाजमी पढ़ना, साउंड से एक क्वेश्चन आता है। नेचर ऑफ लाइट को भी देख के जाना, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो ये आपको फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स में मिलेंगे, लाजमी करके जाना। फर्स्ट ईयर में से ज़्यादा पोर्शन आता है, देखा गया है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें तो आपके पास थर्मोडायनामिक्स है, ये लाजमी करके जाना। थर्मोडायनामिक्स इंटर में से लाइक हीट के बारे में पूछ लेंगे, काफ़ी इसमें जो है वो लॉज भी हैं, वो भी करके जाना। लाइक जो बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा होता है, उसमें से थोड़ी सी डेरिवेशन को देख ले जाना। मतलब जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं, फार्मूलाज हैं, यूनिट से, डायमेंशन से, ये सब चीज़ें तो लाजमी देख कर जाना। हो सकता है इनमें से 2-3 क्वेश्चन आ जाएं और आपका कट ऑफ ऐसे ही पास हो जाए, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, फिजिक्स का कट ऑफ लास्ट ईयर सिर्फ और सिर्फ 10 था, तो इस दफ़ा भी 10 ही हो सकता है, या चलो हुआ भी तो 15 हुआ, 20 हुआ, इतना ज़्यादा नहीं होगा। और अगर हम बात करें क्या कहते हैं इंटर की, तो करंट और इलेक्ट्रिसिटी है आपके पास, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, लाइक कूलम्स लॉ हो गया, एम्पियर्स लॉ हो गया, ये सब चीज़ें आप अच्छे से पढ़ना। ओम्स लॉ भी पढ़ के जाना। मैग्नेटिज्म और जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक चैप्टर है इंटर का है, अगेन पढ़ के जाना, जिसमें एम्पियर लॉ भी मिलेगा आपको। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग एंड इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको बताया उनके बारे में भी थोड़ा सा लाजमी देख के जाना, थोड़ा थोड़ा ही करके जाना, जस्ट कट ऑफ ही तो पास करना है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में है, और एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ये चाहे तो छोड़ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास जो ये प्रीवियस टॉपिक्स हैं ये लाजमी फिर कवर होनी चाहिए। अगर 1-2 चैप्टर छोड़ रहे हो ना, इट्स ओके,
लेकिन जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं, जो अच्छे टॉपिक्स हैं, उनको लाजमी अच्छे से कवर करना। एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा जान लेना, लाइक इनके टाइप्स कौन से होते हैं, कौन कौन से स्पेक्ट्रम होते हैं, तो ये चीज़ें देख कर जाना। और एटॉमिक न्यूक्लियस और रेडिएशंस पार्टिकल्स, तो ये आप देख लेना। अगर पढ़ना चाहो ये वाला चैप्टर एंड का है, पढ़ के जाओ तो अच्छा है, ना पढ़ के जाओ तो दूसरे वाले उनको अच्छे से कवर करके जाना। कट ऑफ को बस थोड़ा सा माइंड में रखना। और अल्फ़ा बीटा गामा ये सब इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ वगैरह याद कर लेना, 1 2 आ जाता है तो कट ऑफ हो जाएगा। तो फिजिक्स का लास्ट ईयर जस्ट 10 का कट ऑफ था। इसका मतलब है अगर आप 3 भी करते हो ना, जैसे मैंने इंग्लिश में समझाया सेम कट ऑफ यूज़ होता है। तो मैथ्स में 30 था, इंग्लिश में 30 था, फिजिक्स में 10 था, तो कितना ईजी था। तो आप आसानी से कर सकते हो 2-3 करके, बस थोड़ा सा माइंड में लेके चलना। तो उस हिसाब से टेस्ट करोगे तो आपको आसानी से पता भी चल जाएगा कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या मेरा सही हो जाएगा क्या नहीं, तो उस हिसाब से देख लेना। अच्छा, फेस 1 को भी देख लेना जो मैंने वीडियो अपलोड की है, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी डिटेल दी हुई है, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी समझने में कट ऑफ के लिए। और ये मैंने आपको इसमें सिलेबस बता दिया फेज़ 2 के लिए। टेस्ट फेज़ 2 का इजी होता है एज़ कम्पेयर टू फेज़ 1, क्योंकि फेज़ 1 में बेसिक मैथ्स होता है, ज़्यादातर बच्चे मैथ्स की वजह से ही रह जाते हैं। फेज़ 2 में बेसिक मैथ्स नहीं होता, तो वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं होते, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर इंटर अच्छे से पढ़ ली होगी या अभी पढ़ लो थोड़ी बहुत कुछ ही चैप्टर्स, तो काम हो जाएगा और आप आसानी से IBS अक्षर में एडमिशन ले सकते हो। तो ये होता है आपका फिज़िक्स का पोर्शन। फेज़ 2 की मैंने आपको डिटेल्स बता दी, शॉर्ट में बताई हैं, अच्छे से बताई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको रिस्पांस दे दूंगा। और अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, टाइम देना हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को। चाहे टाइम नहीं है, आप कहोगे 15 दिन है, 20 दिन बचे हैं, आप करते जाओ, जितना हुआ आप कर लोगे। अगर आपने मेहनत की अच्छे से, आपने खुद को डिजर्विंग बनाया, तो आप आसानी से टेस्ट पास कर सकते हो। क्योंकि टेस्ट जो है वो फेज़ 2 का जो है वो अभी 18 जुलाई को है, तो आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। इंग्लिश इतनी टफ नहीं आती। मैथ्स मैंने आपको बताया फेज़ 1 से इजी होती है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर इंटर है, रिसेंटली आपने जो है वो अभी देखा ही फर्स्ट ईयर इंटर को है, तो आपको अच्छे से पता होगा। फिजिक्स अगेन कट ऑफ इसका बिल्कुल ही छोटा सा है, बिल्कुल कम है, तो आप आसानी से 2-3 MCQs करके भी पास कर सकते हो। तो लास्ट ईयर जो फिजिक्स का कट ऑफ था 10 था, मैथ्स का 30 और इंग्लिश का 30। इस दफ़ा हो सकता है थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हर कोई जो है वो CS में जाना चाहता है, और फेज़ 1 फेज़ 2 का कट ऑफ सेम ही होता है इंग्लिश मैथ्स का, ज़्यादातर देखा गया है। हो सकता है इस दफ़ा कुछ भी कट ऑफ सकता है, लेकिन आप जो है वो माइंड में 50 का कट ऑफ लेके जाना। मैथ्स में 50, इंग्लिश में 50 या ज़्यादा भी लेके जा सकते हो अगर आपको अच्छे से आ रहा है। और फिजिक्स का जो है वो 20 to 30 लेके जाना। एंड में इतना कम ज़्यादा तो नहीं होगा, अच्छे से बनाया जाएगा। बस अभी आप जो है वो टेस्ट पर फोकस करो, और अगर आप इंशाल्लाह डिज़र्विंग होगे, अगर आपने मेहनत की होगी, तो आप इंशाल्लाह ज़रूर सखर IBA यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो अपने फेवरेट डिपार्टमेंट में। तो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आप ये टेस्ट क्रैक करके हमारे साथ वहाँ पर मिलोगे। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।